नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अप्रोचेस के बारे में। अब अप्रोचेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को समझने के लिए कई फील्ड के लोगों ने काम किया है, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, इकोनॉमिक्स। तो सारे बैकग्राउंड के लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अपने अपने तरीक़ों से समझा है। अब उनके पर्सपेक्टिव से वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसी होती है, क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, उस पर उन्होंने थ्योरी बनाई, अप्रोचेस बनाई। अब आप जब इसको समझते हैं तो आपको एक बहुत डिफरेंट व्यूज़ मिलते हैं देखने के इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं और एक आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग बनती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को समझने में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का? जब आपको किसी चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उसको इफेक्टिव बना पाएंगे, आप उसमें दिक्कतों को समझ पाएंगे, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ऑब्जेक्टिव ये है कि वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको मिनिमाइज़ किया जाए और इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जो इफेक्टिवनेस है उससे बढ़ाया जाए। तो अप्रोचेस आप समझते हैं तो आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। अब काफ़ी सारी अप्रोचेस हैं, हम एक एक करके देखेंगे सिंपल सी भाषा में, अप्रोचेस को समझेंगे। तो पहली है प्लूरलिस्ट अप्रोच। अब देखिए, किसी भी अप्रोच को, किसी भी थ्योरी को अगर आपको समझना है तो पहली चीज़ ये देखनी होगी कि वो बनी कब और किस समाज में वो बनी। अब जब वो बनी उस समय सामाजिक या इकोनॉमिक स्थिति, या आप कहें उस समाज की जो कंडीशंस थी वो कैसी थी, है ना। तो इकोनॉमिक स्थिति, साइकोलॉजिकली कैसा था, वहाँ के लोगों की थिंकिंग कैसी थी, एटमॉस्फेयर कैसा था, ये सारी चीज़ें उस थ्योरी को अफेक्ट करती है। उन सारी चीज़ों को आपको पहले समझना होगा, उसके बाद आप समझेंगे तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखिए, ये जो प्लूरलिस्ट अप्रोच है ये 1960s और 70s के बीच में बनी है और इंग्लैंड में बनी है। अब उस समय क्या स्थिति थी? उस समय जो था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो अपनी चरम पे था, बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी। अब वहाँ पे इंडस्ट्री थी तो इंडस्ट्रियल यूनियन, ट्रेड यूनियंस भी बनना शुरू हो गए थे, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस थे। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की गई कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो स्ट्राइक्स होती थी, जो लेबर यूनियन की जो स्ट्राइक्स होती थी, वो बहुत कम हो गई थी। इसी चीज़ को समझने के लिए प्लूरलिस्ट अप्रोच बनी। अब यहाँ प्लूरलिस्ट अप्रोच जो है वो फोकस करती है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में। कोई अगर दिक्कत हो रही है तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। अब ये उस पर फोकस नहीं कर रही है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट बनता कैसे है, एक्चुअल में ये सिर्फ उनको सॉल्व करने की बात करता है। तो देखिए, लिखा है कि दिस थ्योरी फोकस ऑन रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स रेदर देन इट्स जनरेशन। अब कैसे बनता है उस पर फोकस नहीं करेंगे। दूसरा, ये इवॉल्व हुई 1960s-70s में इंग्लैंड में। अब ये क्यों हुई? अब वहाँ पे ये सारी चीज़ें, जो कन्फ्लिक्ट्स है वो कम हुए 60s और 70s में। अब सवाल यहाँ पे ये है कि वो क्यों कम हुए। अब ये थ्योरी क्या बोलती है? देखिए, सोशल, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सोशल इन्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स। अब जो सोशल इन्वायरमेंट है, जहाँ पे मजदूर रहते हैं, उनका जो एटमॉस्फेयर है, उनका जो सोशल इन्वायरमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन कन्फ्लिक्ट्स को होने या ना होने में। अब अगली बात ये बोलता है कि अगर isolated masses of workers are more strike prone as compared to dispersed group, मीन्स जो वर्कर्स जो समाज से दूर रहते हैं, अकेले में रहते हैं, समाज में अच्छे से घुले मिले हुए नहीं है, तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं स्ट्राइक करने के उनसे जो समाज में घुल मिल के रहते हैं। अब ये थ्योरी का मेन पॉइंट यही है। इसी को आगे समझते हैं कि जब इंडस्ट्रियल जॉब्स जो होती है वो प्लीजेंट, मतलब जो काम करने का जो एटमॉस्फेयर है, जो सोशल एटमॉस्फेयर तो है ही, और उसके साथ जो काम करने का एटमॉस्फेयर है, अगर वो अच्छा बन जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा, जैसे कि जॉब कंडीशंस अच्छी होगी, आपको काम करने में सुविधा हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, अच्छे वेज आपको मिलेंगे, और अगर वर्कर्स अच्छे से इंटीग्रेट होके रहेंगे सोसाइटी के अंदर, तो स्ट्राइक्स कम होती जाएगी। अब प्लूरलिस्ट अप्रोच ने ये कहा। अब इसको प्रूव करने के लिए वो कहते हैं कि द थ्योरी क्लेम्स दैट देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन स्ट्राइक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन विथ इंक्रीज इन ट्रेड यूनियंस। देखिए, 1960s एंड 70s में ट्रेड यूनियंस बड़े थे लेकिन फिर भी स्ट्राइक्स कम हुई थी। तो इसी को प्रूव करने के लिए ये प्लूरलिस्ट अप्रोच इसी को प्रूव कर रही है अपनी थ्योरी से। अब वाइल द अदर रिसेंट थ्योरीज लाइक ऑक्सफोर्ड अप्रोच, हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। ऑक्सफोर्ड अप्रोच ऑफ फ्लैंडर्स
claims that conflict is inherent in industrial relations which can be resolved through collective bargaining. This theory focus on social environment as important factor in industrial conflicts. ये कह रहा है कि जैसे ऑक्सफोर्ड अप्रोच हुई जो फ्लैंडर्स के द्वारा दी गई थी, वो कहती है कि उसके अकॉर्डिंग जो कन्फ्लिक्ट है, जो प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, वो एक उसका पार्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, इंडस्ट्री का एक पार्ट है. लेकिन ये थ्योरी कहती है कि सोशल एनवायरनमेंट भी इम्पैक्ट करता है उन कन्फ्लिक्ट पे. सोसाइटी की क्या स्थिति है, उन वर्कर्स कैसी सोसाइटी में रहते हैं, कितना घुल मिल के रहते हैं, ये सारे फैक्टर्स भी उस पर इम्पैक्ट करते हैं कि कन्फ्लिक्ट्स होंगे या नहीं होंगे. अब क्रिटिक्स क्या है इस प्लूरलिस्ट अप्रोच के? अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, exploitation and slavery will continue unabated in the institutional structure of pluralism. The only difference is that the workers will be deemed to be better paid wage slave. अब मार्क्सिस्ट का कहना है कि जो एक्सप्लॉइटेशन है, जो वर्कर्स को जो हम प्रताड़ित किया जाना है या उनका शोषण जो है, वो सारी चीज़ें प्लूरलिस्ट अप्रोच से बंद नहीं होगी, वो चलती रहेगी. आप उनको अच्छी सैलरी दे रहे हैं, आप उनको वर्किंग कंडीशंस अच्छी दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं सोसाइटी में, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ उनको उनका जो शोषण है वो बंद नहीं होगा इससे. सिर्फ फ़र्क ये होगा कि पहले वो कम पैसे में नौकर थे और अब वो ज़्यादा पैसे में काम करने वाले नौकर होंगे. तो मार्क्सिस्ट ने इस पर अपना, मार्क्सिस्ट को जो मानते हैं उन्होंने इस पर क्रिटिक किया है. अगली अप्रोच जो है वो है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच. अब ये अप्रोच किसने दी है, ये इंपॉर्टेंट है. ये दी है जी मार्गेरिसन ने, और अकॉर्डिंग टू हिम द कोर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेदर देन द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. देखिए, हमने पहले प्लूरलिस्ट अप्रोच में समझा था कि रिजॉल्व कैसे किया जाए कॉन्फ्लिक्ट्स को, लेकिन दिस अप्रोच जो सोशियोलॉजी अप्रोच है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच, ये बोलती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कैसे हुआ, वो डेवलप कैसे हुआ. तो जनरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज द बेसिस ऑफ दिस अप्रोच. अब यहाँ ये समझना है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर बनता है तो वो कैसे बनता है. अब यहाँ पे ये बोलता है कि 2 मेजर कंसेप्चुअल लेवल्स होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के. पहला है इंट्रा प्लांट. इंट्रा प्लांट नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो प्लांट के अंदर हो. तो इसमें क्या होगा, वेयर सिचुएशनल फैक्टर सच एज जॉब कंटेंट, काम क्या है, वर्क टास्क, कौन सा काम करना है और कंटेंट क्या है जॉब का, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, मजदूरी है या मशीन के ऊपर खड़े होकर करना है या फिर कंप्यूटर पे करना है, इंटरेक्शन फैक्टर्स, कैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अगर किसी फैक्ट्री में है, कोई इंडस्ट्री में है, तो इंटरेक्शन आपका कैसा है वर्कर्स के बीच में. ये सारी चीज़ें, इन सारी की वजह से 3 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं. पहला डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स. अब डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है काम का और पैसों का या फिर रिसोर्सेज का, वो कैसा है. तो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट होगा. अब ये कैसे रिजोल्व हो सकता है? इट कैन बी रिजोल्व थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग. सभी लोगों के बीच में एक समझौता हो कि हाँ हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, इतना सैलरी, सबको पता हो कि हाँ इस काम के लिए ये सही बंदा है, इसको इतना सैलरी मिलता है, सबको एक्सेप्टेड हो कि हाँ ये ठीक है. तो ऐसे अगर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसको कलेक्टिव बार्गेनिंग से सुलझाया जा सकता है. दूसरा स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स. अब स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स नाम से समझ में आता है कि स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी में, जो वर्कर्स हैं, जो हायरार्की है उस कंपनी की, वो कैसी है. तो रिगार्डिंग द रोल्स, ड्यूटीज एंड हायरार्की जो है कंपनी में, अब एक कैसे रिजोल्व हो सकती है? इट कैन बी रिजोल्व थ्रू स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स. अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस करनी पड़ेगी कि जो स्ट्रक्चर है कंपनी में, जो काम करते हैं उन लोगों का, वो उसका एक एनालिसिस होगा उस सोशल टेक्निकल सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, और फिर एनालिसिस के बाद अगर कुछ चेंज करना है तो वो चेंज होगा. वैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है अगर कोई स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स. तीसरा ह्यूमन रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट्स. ह्यूमन रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? अब ह्यूमन रिलेशन मतलब रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन बींग्स. अब ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है? कोई रिलेशन में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, वर्कर्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम है आपस में, तो उसको मैनेजमेंट होता है, वो लाइक HRM डिपार्टमेंट जो होता है वो उसको सॉल्व करेगा, वो एनालिसिस करेगा पहले और फिर उसको सॉल्व करेगा. अब दूसरा टाइप, जो पहला हमने देखा इंट्रा लेवल, दूसरा जो सेकंड लेवल इज आउटसाइड द फर्म. हमने पहला देखा था कि जो फर्म के अंदर जो इंट्रा प्लांट जो था वो देखा था हमने. अब दूसरा जो आएगा वो है सेकंड लेवल, जो आउटसाइड द फर्म होता है, और ये किससे कंसर्न करता है? विद द कॉन्फ्लिक्ट्स नॉट रिजॉल्व्ड एट इंट्रा प्लांट लेवल.
अब जो इंट्रा प्लांट लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्व नहीं होते हैं वो बाहर होंगे। वो बाहर कैसे होंगे? स्ट्राइक्स होगी, एडजुडिकेशन होगा, कोर्ट में मामला जाएगा, सरकार की दखल होगी, इन सारे तरीकों से वो बाहर जो आउटसाइड द फर्म वाले जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे। अब दिस मेथड रिजेक्ट्स द एम्फेसिस गिवन टू रूल्स डिटर्मिनेशन इन सिस्टम्स एंड ऑक्सफोर्ड मॉडल, रेदर इट सजेस्ट ए मेथड ऑफ इंक्वायरी टू कन्फ्लिक्ट जनरेशन। अब देखिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात नहीं करता है। जो सिस्टम्स मॉडल हमने देखा है अपने एक वीडियो में, मैंने एक वीडियो बनाया है डनलॉप्स मॉडल पे, आप देख सकते हैं सिस्टम्स मॉडल, उसमें रूल्स पे फोकस किया था जो और ऑक्सफोर्ड मॉडल भी जो है हम देखेंगे आगे जो रूल्स पे ही फोकस करता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे जो रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे करना है रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू। लेकिन ये वाला जो अप्रोच है ये फोकस कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते कैसे हैं, इंक्वायरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, जड़ पे जा रहा है, लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कैसे हो रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। आगे देखते हैं ऑक्सफोर्ड अप्रोच जो हमने अभी बात की। तो देखिए जैसे डनलॉप्स मॉडल में हमने समझा पहले वीडियो में कि जो अप्रोच है वो ये ऑक्सफोर्ड डनलॉप्स मॉडल की तरह ही है ये वाली अप्रोच भी। इसमें ये होगा कि जो स्ट्रेस है वो किस पे जाएगा? रूल्स के ऊपर। अब रूल्स हमने डनलॉप्स मॉडल में पढ़े हैं, दो तरह के रूल्स है, सब्सटेंसिव रूल और प्रोसीजरल रूल्स। अब इसको आप समझना चाहें तो आप वाला वीडियो देख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फ्लैंडर्स, ये अप्रोच फ्लैंडर्स ने दी है। अब एक्सपोनेंट जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो सेंट्रल है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बीच। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो सबसे सेंटर है इस अप्रोच का, है ना। कलेक्टिव बार्गेनिंग से सारी कन्फ्लिक्ट सॉल्व की जा सकती है। तो ये देखिए आर इक्वल्स टू, आर इज द फंक्शन, आर यहाँ पे आर क्या है? रूल्स है, और बी क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग, बी डिनोट करता है। तो आर इज द फंक्शन ऑफ बी, मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग आपकी इफेक्ट करेगी रूल्स को। तो अब अकॉर्डिंग टू हिम, मीन्स फ्लेंडर्स के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ जॉब रेगुलेशंस विच इज कैरेक्टराइज्ड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंस्टीट्यूशंस ऑफ जॉब रेगुलेशंस मतलब जो रूल्स है वो इंटरनल्स भी होंगे और एक्सटर्नल भी होंगे। देखिए इंस्टीट्यूशंस ऑफ जॉब रेगुलेशंस डनलॉप्स मॉडल ने भी इसी पे बात की है। आगे इंटरनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं? वो होंगे जो पार्ट होंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के, जैसे कि वर्क रूल क्या है, वेज स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल प्रोसीजर ऑफ जॉइंट कंसल्टेशन क्या है, या फिर कोई दिक्कत है उसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, इधर वर्कर्स के बीच में कोई दिक्कत है, ग्रीवांस प्रोसीजर। फिर दूसरा है कि जो ट्रेड यूनियंस है उनको फ्लैंडर्स ने एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस माना, है ना, और उनको कलेक्टिव एग्रीमेंट से बाहर रखा, है ना। तो इंटरनल रेगुलेशंस के बाहर जो ट्रेड यूनियंस है उसको एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन या एक्सटर्नल जो इंस्टीट्यूशन माना है फ्लैंडर्स ने। अब इन दोनों के बीच में ही कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी, इंटरनल इंस्टीट्यूशन और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्रिटिक्स क्या है इसके? इट ओनली एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग बट वेरिएबल सच एज टेक्नोलॉजी, मार्केट, आइडियोलॉजी एटसेट्रा नॉट गिवन इंपॉर्टेंस। देखिए डनलॉप्स मॉडल में हमने देखा था कि जो रूल्स है वो किस किस के फंक्शन है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की भी बात हुई है, मार्केट की बात हुई है, आइडियोलॉजी की भी बात हुई है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ की बात हो रही है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, वही सेंट्रल है इस अप्रोच का। तो ये इसका क्रिटिक है कि ये सिर्फ कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करता है, बाकी सारे जो फैक्टर्स है उनका कोई इफेक्ट है या नहीं है रूल्स बनाने में उसके ऊपर ये कोई बात नहीं करता। आगे देखते हैं एक्शन थ्योरी अप्रोच। अब एक्शन थ्योरी अप्रोच नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो अप्रोच है इट फोकस ऑन द एक्शन व्हाट इज बीइंग टेकन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं, उनको उन 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 एक्शंस पे ये फोकस कर रहा है। अब एग्जांपल लेते हैं, द एक्टर्स एग्री इन प्रिंसिपल टू कोऑपरेट इन द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर कोऑपरेशन टेकिंग द फॉर्म ऑफ बार्गेनिंग। अब यहाँ फिर से बार्गेनिंग की बात कर रहा है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हम एक कलेक्टिव बार्गेनिंग होगा, एक एग्रीमेंट होगा और वही रिजोल्यूशन होगा उस कॉन्फ्लिक्ट का। तो यहाँ बात ये करता है कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसका एक मेथड है कलेक्टिव बार्गेनिंग। एग्रीमेंट्स जो होते हैं उसमें सभी के इंटरेस्ट को सुना जाता है और सभी अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं और एक बीच का रास्ता निकालते हैं, इसी को कलेक्टिव बार्गेनिंग हम बोलते हैं। अब दिस थ्योरी फोकस प्राइमरीली ऑन बार्गेनिंग एज एन एक्शन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इसी पे हमने अभी बात की कि बार्गेनिंग क्या है, कि एक्शन है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने के लिए। दोस्तों यही 4 अप्रोच हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए